So hello and welcome everyone. We are having Akshit with us. और अक्षित के इस बार गेट में ऑल इंडिया रैंक 19 तो है ये, बट साथ के साथ इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी 10th रैंक फोड़ा हुआ है। तो अक्षित के पास इस समय बहुत ही अच्छे दो क्रेडेंशियल्स है जिसके बेसिस पे वो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि आपका एक जर्नी क्या होना चाहिए गेट की तैयारी के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए, और अक्षित की एक पूरी की पूरी जर्नी को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो वेलकम अक्षित। थैंक यू सो मच सर। तो अक्षित, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑल इंडिया रैंक 10 आपका आ चुका है। तो अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड जो पूरा का पूरा प्रिपरेशन वाला पार्ट था वो हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ के साथ गेट में तो ऑब्वियसली आपने 19th रैंक हासिल करी है, तो वो वाली भी डिटेलिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक कॉमन चीज बताइए कि क्या कोई बच्चा गेट और ईएससी की तैयारी को साइमल्टेनियसली एक साथ लेके चल सकता है? Definitely, sir. I mean, the core structure or the core syllabus of both of the exams are same. There are slightly some excess subjects in the ESC, but उनको आप the time which you get in between the GATE and the ESC you can complete. So the overall structure is same, but जिस approach से हम दोनों exams को deal करते हैं वो अलग है। So अगर उन approach को हम एक बार bifurcate कर लेते हैं, then I don't think कि balance करने में कोई भी problem होनी चाहिए। तो जैसे वो अप्रोच थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताओ। जैसे मान लो कोई बच्चा है, अगर वो सिर्फ गेट को टारगेट करना चाह रहा है, तो उसको किस तरीके से अपना एक साल इन्वेस्ट करना चाहिए? सपोज कि अभी वो 5th से स्टार्ट कर रहा है। देन सर, सबसे अच्छी बात यह है कि गेट का सिलेबस एज कम्पेयर टू ईएससी काफी कम है। तो एंड आपको जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स पढ़ने नहीं है, सो केवल टेक्निकल पे आपको फोकस रहना है। उसमें भी आपको 13+15 मार्क्स के मैथ्स एंड एप्टीट्यूड जो कि लो हैंगिंग फ्रूट है, सो उसको सबसे पहले कंप्लीट करके ट्राई कर सकते हैं कि उन 28 में से आप 22 से 23 मार्क्स स्नैच करें, विच इज इजीली गेटेबल। सो आपका जो कोर सब्जेक्ट्स है उनसे प्रेशर काफी कम हो जाता है। देन उसके बाद बेसिक सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे नेटवर्क, सिग्नल कंट्रोल एंड डिजिटल। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, आपने अगर एक बार कर लिया तो ये काफी न्यूमेरिकल अप्रोच एंड रीजनिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती है, वो सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप हो जाते हैं। इनको करने के बाद फिर आप अदर सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं, जैसे मशीन पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक सब्जेक्ट का सीक्वेंस आपने बता दिया बच्चे को रखना चाहिए। तो जैसे मान लो कि कोई बच्चा अगर कहीं से ऑनलाइन क्लास ले रहा है, क्लासेस करने के बाद उसको क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए? सपोज ने 2 घंटे की क्लास ली, फिर क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए? सर, जैसे जब अनअकैडमी पे मैंने पढ़ा हुआ था तो यहाँ से डायरेक्टली स्लाइड्स डाउनलोडेबल होती है। सो मैंने नोट्स बनाने को ज्यादा फोकस में नहीं रखा था, जो स्लाइड्स डाउनलोड होती थी उन्हीं से को मैंने अपना बेस मटेरियल रखा था, एंड क्लास नोट्स के अलावा कुछ और मैं पढ़ता भी नहीं था। एंड उसके बाद क्लास नोट्स एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं क्लास के बाद, एंड देन जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए पूरा सब्जेक्ट एक बार रिवाइज करके फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड पीवाईक्यू यू कैन अपीयर इन। ठीक है। तो ये तो एक सब्जेक्ट की जर्नी आपने बता दी। क्लास नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लो और उसके बाद अगर कोई डीपीपीस वगैरह मिले हैं तो वो, अदरवाइज पीवाईक्यूज और उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। तो ये बच्चे को थ्रू आउट द ईयर करते रहना चाहिए। मीनवाइल जो सब्जेक्ट पुराने हो चुके हैं उनको रिवीजन के लूप में कैसे डालना चाहिए? यस सर, तो जैसे जो मैंने बेसिक सब्जेक्ट्स बताए थे उनका इतना ज्यादा रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ रिवीजन होती है वो आपके कोर सब्जेक्ट्स में जो हैवी भी है, बल्कि भी है, एंड जिनका वेटेज ज्यादा है, जैसे कि मशीन पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनमें फॉर्मूला काफी ज्यादा होते हैं। सो उनके लिए आप वीकली, जैसे सैटरडे संडे में जब आपके पास थोड़ा बाकी अदर काम, आपके असाइनमेंट्स कम होते हैं, उनमें आप रिवीजन लूप में ले सकते हैं। एंड ट्राई करना है कि थ्योरी पे रिवीजन कम करके प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो न्यूमेरिकल अप्रोच ही आपकी काम आने वाली है गेट में। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे पढ़ते पढ़ते सपोज अगर हम लोग नवंबर दिसंबर तक आ गए, तो नवंबर दिसंबर में क्या करना चाहिए? मतलब ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए, ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, शॉर्ट नोट बनाने चाहिए? मतलब लास्ट के 2 महीने का मैनेजमेंट भी एक बार आप बच्चों को अच्छे तरीके से बताएं। सर, हम लोग टारगेट कर सकते हैं दैट एट द स्टार्ट ऑफ जनवरी और द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। उसके बाद जैसे मेरे कुछ सब्जेक्ट्स रह गए थे तो उनको मैंने फिर फोकस में नहीं लिया था, क्योंकि वो मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स है तो ज्यादा वेटेज नहीं देते, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह है। उसके लिए 30 घंटे की क्लासेस लेने से ठीक है। बढ़िया है कि उसको छोड़ के बाकी जगह प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वहां पे आप टेस्ट सीरीज को एंड पीवाईक्यू उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे पहले जब आपने दिया होगा तो मेरे ख्याल से गेट में और ईएससी में ज़्यादा फर्क नहीं रहा होगा, 1 हफ्ते का ही गैप रहा होगा जिस साल आपने दिया होगा। अभी क्या है कि यस सर। जैसे गेट का एग्जाम देने के बाद करीबन 4 महीने का गैप है ईएससी प्रीलिम्स में। तो अगर कोई बच्चा गेट तक सिर्फ गेट के सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर ले, बाकी बचे 4 महीने में बाकी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं और जो जीएस वाला पार्ट है उसको प्रिपेयर करे,
तो क्या ये स्ट्रैटेजी भी ठीक रहेगी कि मतलब इससे बच्चे के ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा और 4 महीने के बीच में वो बच्चे हुए सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है? दैट इज अ परफेक्ट स्ट्रेटेजी सर। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट मैंने जीएस पोर्शन बिल्कुल भी टचअप नहीं किया था लास्ट ईयर जब मैंने ईएससी में अपियर हुआ था। आई वाज ठीक जस्ट है। बैटिंग ऑन माय टेक्निकल पार्ट। सो मैंने अपने टेक्निकल पार्ट को काफी साउंड रखा था एंड जो 300 नंबर का पेपर होता है टेक्निकल में, उसमें मैं उसको मैंने मैक्सिमाइज करने की कोशिश की थी। एंड जीएस पे मैं बस मैथ्स एंड एप्टीट्यूड के भरोसे गया हुआ था, मैथ्स रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए थे, बट वो एट पार ही था। मैक्सिमाइज मैंने केवल अपने टेक्निकल पार्ट को किया था। तो अगर इस पर्टिकुलर टाइम को जो बीच में मिला है उसको अगर मैक्सिमाइज करके बच्चे ईएससी के जीएस वाले सब्जेक्ट कर लेते हैं तो ये तो एक एडेड एडवांटेज ही होगा। तो जैसे जब आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए तो उसमें आपने जीएस वाला पूरा पोर्शन स्किप कर दिया था, जैसे क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईसीटी, ये आपने बिल्कुल टच भी नहीं किया था कोई भी सब्जेक्ट इसमें से? यस सर, दैट वाज टोटल स्किप। तो टोटल स्किप करने के बाद भी अगर आप ऑल इंडिया रैंक 10 लेके आ पा रहे हो, उसका मतलब आपने टेक्निकल वाले पार्ट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा होगा कि उसमें आपने काफी ज्यादा मार्क्स स्कोर करे होंगे उसमें। यस सर, बिकॉज जीएस के मार्क्स क्योंकि जो पी का है उसका वेटेज इतना नहीं है, वो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं अपने जो टेक्निकल सब्जेक्ट को मैक्सिमाइज करके। जो मेन गेम होता है वो मेंस का है, उसमें आपको सिर्फ टेक्निकली काम आने वाला है। सो जीएस को मैंने बिल्कुल। टोटली स्किप ही करने का सोचा था। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको यहाँ से कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, तो ये सीखनी चाहिए कि अगर आप किसी भी एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होने चाहिए, जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग डोमेन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको गेट भी टारगेट करना चाहिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी करना चाहिए, क्योंकि जो आपने कंट्रोल पढ़ लिया, जो आपने सिग्नल पढ़ लिया, तो वो सब्जेक्ट आपका गेट में भी पूछा जाएगा और अदर एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाएगा। तो सब्जेक्ट की तैयारी करने के बाद फिर आप एग्ज़ाम्स को टारगेट करना स्टार्ट करो वन बाय वन। तो अक्षित, जैसे कि जब कोई एक नया बच्चा प्रिपरेशन के दौर में आता है तो बहुत कंफ्यूज रहता है, उसको बहुत सारी जगह से बहुत से सजेशंस मिलते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट आपने बोला कि उसको सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स और पीवाईक्यूज पे थ्रू आउट द ईयर फोकस करना चाहिए और इसी को रिपीट मोड में डालना चाहिए। तो अगर एक ऑल इंडिया रैंक 19 जो कि गेट में, ईएससी में ऑल इंडिया रैंक 10 अगर ये चीज़ आपको बता रहा है, तो फिर यार इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं रहनी चाहिए कि आपको यही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए। अच्छी एक यहाँ पे छोटा-सा डाउट और आता है बच्चों के दिमाग में कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कॉलेज में होते हैं, बहुत सारे ड्रॉपर होते हैं, बहुत सारे जॉब के साथ-साथ तैयारी करते रहते हैं। तो मिनिमम क्या करके जाना चाहिए कि गेट में रैंक खराब नहीं आए? मतलब वर्स्ट से वर्स्ट केस में आप बताओ कि इतनी तैयारी तो होनी ही चाहिए सो दैट आप एक अच्छी रैंक हासिल कर पाएँ। या सो जो मैंने सर पास्ट अटेम्प्ट दिए हैं लास्ट 2 ईयर में, वो मैंने जॉब के साथ ही दिए हुए हैं। इनफैक्ट ईएससी का अटेम्प्ट था वो भी मेरा जॉब के साथ ही था। सो द बेसिक मिनिमम वेरी रिक्वायरमेंट इज आप टारगेट कर सकते हैं जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। जैसे कि आपकी हमेशा साउंड कमांड होनी चाहिए अपने कोर सब्जेक्ट्स पे, लाइक मशीन पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड एक बार आपने अगर हुँ, बेस इनका प्रिपेयर किया हुआ है तो फिर आप उनको रिवीजन के लूप में ले सकते हैं। जॉब के साथ आप 4 घंटे 5 घंटे निकाल सकते हैं। थोड़ी सी आपको अपने नींद सेक्रीफाइस करनी होगी। तो इसके तो एक अलावा बार आप जो जैसे बाकी जॉब के साथ सब्जेक्ट्स हैं। थोड़ा हाँ, हाँ, यस बोलिए, प्लीज। बोलिए। हाँ, बाकी बचे जो एक बार सब्जेक्ट्स जॉब हैं के साथ एक उनमें बार इतनी बताओ ज्यादा कि रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ओके। एक बार आप अपना रूटीन बताओ, कितने बजे आप उठते थे, जॉब पे कितने बजे गए, वापस कितने बजे आए, फिर क्या किया, फिर कब से कब तक पढ़ाई करी? तो एक जनरल एक अपना रूटीन आप बताइए। So my job morning timing was I have to join office by 9:15 a.m. and ठीक है, then 1:30 पे लंच होता था। 2:15 पे I have to join again and then हुँ, 5:45 was the leaving time, but वो जनरली 6:30 तक जाता ही जाता था। सो 6:30 बजे ठीक है, जाने के बाद उसके बाद तुरंत पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं था, बिकॉज पूरे दिन में आप एनर्जी ड्रेन करके आ रहे हैं। सो एग्ज़ॉस्ट साढ़े हो चुके। 6 से 7:30 तक आप अपना कुछ भी रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। देन बाई 8:30 to 9 मैं अपना डिनर कर लेता था, घर वालों से बात कर लेता था। एंड टिल 9, फ्रॉम 9 to 9:30 आई यूज टू सिट। एंड देन 3 और 3:30 रात में मैं जब तक आई वॉज कम्प्लीटली ड्रेन तब तक मैं पढ़ने की कोशिश करता था। एंड देन 3:30 सो के उसके बाद सुबह 8:30 बजे उठने का ट्राई करता था। सो मिनिमम 5 घंटे की नींद थी, बट वो आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा सेक्रीफाइस। ठीक है, तो अब देखो यार, अब देखो बार-बार मैं बोलता हूँ जिसको करना होता है ना वो कर लेता है यार, लड़-भिड़ के कैसे भी। फिर ना तो उसका बैकग्राउंड मैटर करता है, ना उसका कॉलेज मैटर करता है, ना उसके रिसोर्सेज़ मैटर करते हैं, ना उसके पास टाइम कितना है ये मैटर करता है। अब अगर ये जॉब भी कर रहे हैं 7-8 घंटे की, उसके बाद फिर आके पढ़ाई भी कर रहे हैं,
तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि सर हम ये नहीं कर सकते, हमारे कॉलेज में लोड ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा होता है। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी 19th रैंक नहीं आए, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप की 4000, 10,000, 20,000 रैंक आ रही है। रैंक आपकी एक रिस्पेक्टेबल आनी चाहिए, वो रैंक को आप इम्प्रूव कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो देखो एक रूटीन था और ये रूटीन आप विदाउट फेल मतलब फॉलो करते थे सैटरडे, संडे, दिवाली, होली, दशहरा पूरा कंप्लीटली। सैटरडे संडे को तो सर क्योंकि ऑफिस ऑफ था, तो उसमें तो आप ज्यादा भी दे सकते हैं टाइम अपना आउटपुट वहाँ पे। ठीक है। ठीक है, तो देखो वही सारी स्ट्रैटेजीज़ यार जो हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासेस में, वही आपको अक्षित भी बता रहे हैं। अक्षित एक और छोटी-सी बात आती है, जैसे चलिए आप तो जॉब में हैं, आप किसी अदर काम में बिज़ी हैं, जॉब का प्रेशर है, बाकी चीज़ों का, बट जो बच्चा एक ड्रॉपर है या जो कॉलेज में है, वो क्या करता है जब पढ़ने बैठता है तो साथ के साथ में बगल में उसका मोबाइल भी होता है। मोबाइल खोलता है, उसमें कभी यूट्यूब, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, और फिर वो सीधे उसकी सुबह 4 बज जाती है। फिर अगले दिन क्लास में आके बोलता है, सर मुझे बहुत गिल्टी हो रहा है, मैंने कल पढ़ाई नहीं करी, ये वो आज से नहीं करूँगा, फिर से रिपीट मोड पे चला जाता है। तो सोशल मीडिया वाला जो डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट है, एक तो ठीक है कि किसी की विल पावर है तो वो अपनी कंट्रोल के हिसाब से यूज़ कर रहा है कि भाई 5 मिनट मैंने यूज़ किया, बाकी हटा दिया। मगर ये आप कैसे मैनेज करते थे? क्या आपको इसने डिस्ट्रैक्ट किया था या आपकी रूटीन का पार्ट ही नहीं था ये? सर सिंपली वी कैन डिलीट इट, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। फोन में होगा ही नहीं तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो देखो ये तो अक्षित ने मेरी वाली स्ट्रैटेजी बता दी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार आप कंट्रोल कर सकते हो, तो ठीक है रखो। अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ मेरे कंट्रोल के बाहर जा रही है, तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप उसको अनइंस्टॉल कर दो और सीधे जब रैंक वैंक आ जाए फिर उसके बाद आप सीधे उसको इंस्टॉल करो। अक्षित, अनअकैडमी ने आपकी प्रिपरेशन में कैसे हेल्प किया? कौन-कौन से टीचर्स को आपने फॉलो किया था? क्या-क्या सीखने को मिला उनसे? अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट्स तो सीखा ही सीखा, उसके अलावा और कौन-कौन सी लर्निंग्स आपको मिली? सर जैसे कि मैंने कहा कि द बेस्ट बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन टीचिंग इज के नोट्स मुझे डाउनलोडेबल मिल गए। सो जो मुझे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता नोट मेकिंग में, वो मेरा काफ़ी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया, तो उसको मैं कहीं प्रोडक्टिवली प्रैक्टिस में यूज़ कर सकता था। देन सब्जेक्ट टीचर वाज टॉप क्वालिटी, फैकल्टी वाज वेरी गुड। सो वहाँ से जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह मिली, जैसा मैंने कहा कि क्लास नोट्स के अलावा मैंने कहीं नहीं देखा, तो ये हुँ, उस हुँ। क्लास में ही मुझे सारी फैकल्टीज ने बताया था कि जो हम पढ़ा रहे हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सो इससे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं थी। सो उस लिहाज से आई थिंक, एंड ये एक्चुअली कोविड के टाइम पे मैंने लिया था, तो वहाँ पे ऑफलाइन का तो कोई मतलब भी नहीं बनता था। तो ये एक थोड़ा सा मेरे लिए बिल्कुल। और एडेड एडवांटेज था कि ऑनलाइन स्टडीज उस टाइम पे बूम कर गई थी, तो मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स को इसका फायदा हुआ होगा। ठीक है। तो मतलब ये कि आपने एक अच्छा आपको इकोसिस्टम मिल गया और बाकी फिर उसमें आपने अपना हार्ड वर्क देके उसमें आपने अच्छी रैंक हासिल की। ठीक है, तो अब जाते-जाते जो बच्चे 26, 27 को टारगेट कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे कि किस तरीके से उनको अपना ये प्रिपरेशन लेके जाना चाहिए सो दैट कम टाइम में वो एक अच्छी रैंक हासिल कर पाएँ? सर जब मैंने अपने थर्ड ईयर में अटेम्प्ट दिया था, तो उस टाइम तो चूंकि शायद जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आया था कि थर्ड ईयर वाले दे सकते हैं 21 में। सो मेरे पास तो बस शायद 5 महीने यस, का ही यस। टाइम था, उसमें भी सेमेस्टर्स वगैरह थे बीच में। तो उसके साथ भी मैंने हुँ, हुँ, हुँ। 342 रैंक मैनेज कर ली थी। तो आई डोंट थिंक कि टाइम सफिशिएंट और इनसफिशिएंट होने का कोई भी मतलब है। अभी से अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है 1-2 साल, दैट इज मोर देन फॉर एग्जाम लाइक गेट। तो जैसे कि मैंने कहा, सब्जेक्ट के सीक्वेंस को आपको थोड़ा सा तरीके से देखना पड़ेगा। आप मशीन पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक जैसे हैवी सब्जेक्ट शुरू में ही नहीं ले सकते। सबसे पहले आपको अपना बेसिक प्रिपेयर करना होगा, नेटवर्क कंट्रोल सिग्नल, एंड इससे आपको, क्योंकि ये थोड़े से इजी साइड के सब्जेक्ट भी होते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। इसके बाद आप कोर सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं। ट्राई दैट टिल मिड दिसंबर और द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। उसके बाद टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस पे फोकस कर सकते हैं। वेरी गुड। तो अनअकैडमी पे आपने कौन-कौन से टीचर्स को फॉलो किया था टू नेम विद फ्यू? जैसे कि सर आप हो गए सिंगल के लिए, देन आदित्य सर हो गए। इसके अलावा कोर के भी जो बाकी सब्जेक्ट थे प्लेटफॉर्म पे, उन सबको मैंने काफी एडमायर किया था, उनकी लर्निंग को मैंने सीखा था। ठीक है। तो चलो अक्षित, अब तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। आई थिंक अब नेक्स्ट टारगेट आप अपना सिविल सर्विसेज़ रखो और जब आप सिविल सर्विसेज़ क्रैक करो तब भी एक इंटरव्यू करते हैं और फिर जो भी और बच्चे हैं उनको इंस्पायर करते हैं, क्योंकि देखिए अक्षित भी किसी न किसी का इंटरव्यू या किसी न किसी रैंकर को देखकर ही मोटिवेट होंगे कि यार चलो मैं भी इस डोमेन की तरफ बढ़ता हूँ।
वैसे अक्षित को देख के भी बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे। और देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक जर्नी होती है। अब जैसे देखो ये थर्ड ईयर में 342 रैंक लेके आए, फिर ये जॉब में भी थे, जॉब के साथ फिर गेट देके 90th रैंक लेके आए, फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज भी क्रैक कर दिया। तो जर्नी का साथ आपको नहीं छोड़ना है। अब विराट कोहली अगर आज भी रिटायर हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो पूरी लाइफ टाइम नहीं रह सकता, बट उसको पता है कि यार ये एक मेरी जर्नी है और मुझे इसको कंप्लीट करना है टू द पोटेंशियल विच आई डिजर्व। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पोटेंशियल है कि आप किसी भी माउंटेन के पीक तक पहुंच सकते हो, तो बीच में रुकने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी 20 से 30 साल की जो एज होती है, इसमें तो यार मेरे हिसाब से आपको ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस, ऑलवेज थ्राइव फॉर द एक्सीलेंस, मतलब जो पीक से पीक चीज आप अचीव कर सकते हो उसके लिए कंसिस्टेंटली एफर्ट डालना चाहिए। और अक्षित जैसे स्टूडेंट्स की जर्नी ये देख के अच्छा लगता है कि यार ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटी छोटी बातों को एक्सक्यूज ना देके या छोटे से सक्सेस में सेटिस्फाई ना होके बड़ा सोचते हैं, बड़ा एम करते हैं, और अगर आपने एम किया है तो धीरे धीरे देर सवेर उसको अचीव भी कर लोगे। सो थैंक यू सो मच अक्षित फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आई होप आप जो भी आप फ्यूचर एंडेवर्स आप ड्रीम कर रहे हैं उसमें आपको बेस्ट से बेस्ट सक्सेस मिले। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।